नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपने पहले वाले वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। वह किस प्रकार से शासक बना था, किसके सहयोग से बना था। आज हम देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु कौटिल्य, जिसको अन्य नाम से भी जानते हैं विष्णुगुप्त चाणक्य, इनके सहयोग से नंदवंश के शासक धनानंद, नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। मौर्य साम्राज्य के स्थापना के प्राचीनतम साक्ष्य हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों के माध्यम से मालूम होता है, जिसमें बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, विदेशी विवरण है, ब्राह्मण साहित्य है आदि से। चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख से भी मिलता है। जूनागढ़ गिरनार गुजरात अभिलेख जो 150 ईसा पूर्व का था से भी हमें मिलता है। प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की विशाल सेना लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उनका साम्राज्य बहुत विस्तृत रहा होगा। इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया तो चंद्रगुप्त मौर्य के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई हैं, ये चुनौतियाँ देखते हैं। देखिए, शासक बनने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य के सामने अनेक चुनौतियां थी, जिसमें था भारत को उत्तर पश्चिम के आक्रमण से बचाने के लिए सिकंदर का मुकाबला करना। मगध में नंदवंश का शासन था, तो नंदों का उन्मूलन करना उनकी प्रमुख चुनौती थी। इसके अलावा सेल्यूकस था, उनको संधि के लिए बाध्य करना भी उनके सम्मुख प्रमुख चुनौतियों में से थी। प्लूटार्क के कथन के अनुसार उनका साम्राज्य बहुत विस्तृत था। उनका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर के उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, पूर्व में मगध और पश्चिम में सौराष्ट्र प्रांत तक फैला हुआ था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत विस्तृत था, जो संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने ये इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, वह भारत के अनुकूल भी था। अब देखते हैं कि सेल्यूकस से सिकंदर की मृत्यु के पश्चात मैसिडोनिया का शासक बना था, तो वह सेल्यूकस का उत्तराधिकारी मानता है अपने आप को। तो सेल्यूकस से सिंधु प्रदेश के जो क्षेत्र थे उन पर अपना पैतृक अधिकार मानने के कारण उस पर अपना अधिकार जताना चाह रहा है। तो उस समय सिकंदर के समय वहाँ का मगध का शासक था धनानंद, लेकिन इस बार मगध का शासक दूसरा बन गया चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो बात नहीं है जो सिकंदर ने सिंधु प्रदेश को जीत लिया था। इस बार सेल्यूकस के लिए कठिनाई का समय है। सेल्यूकस अपनी विशाल सेना लेकर के सिंधु प्रदेश पर अधिकार करने के लिए आ जाता है। तो दूसरी तरफ मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य भी अपनी विशाल सेना लेकर के चल देता है। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है 305 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में। इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है।
चंद्रगुप्त मौर्य प्रभावशाली था, इसलिए सेल्यूकस से उसके प्रभाव से बचने के उद्देश्य से, क्योंकि उनको ये मालूम था कि युद्ध में आने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस की हत्या करेगा, तो सेल्यूकस उससे बचने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक संधि प्रस्ताव भेजता है। इस संधि प्रस्ताव में कई शर्तें रखी गई थी जो निम्नलिखित है। पहली शर्त, सेल्यूकस के एक पुत्री थी, उसका नाम था हेलेना। अब चंद्रगुप्त मौर्य से बचने के लिए सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में हुए युद्ध के लिए संधि प्रस्ताव भेजा था। उस संधि प्रस्ताव में उसने एक शर्त ये रखी थी कि मेरी एक पुत्री हेलेना है, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस शर्त को यस कर दिया। दूसरी शर्त सेल्यूकस ने रखी कि चार प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में दे दूंगा। वो चार प्रांत कौन से हैं? एक तो था हेरात, दूसरा था अराकोसिया, तीसरा था जेड्रोसिया और चौथा था पेरोपनिसडाई। हेरात एरिया भी कहते हैं इसको, अराकोसिया उसको कांधार कहते हैं, जेड्रोसिया उसको बलूचिस्तान कहते हैं और पेरोपनिसडाई इसको काबुल कहते हैं। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है, तो उसने पहली शर्त रखी थी कि अपनी पुत्री का विवाह जिसका नाम था हेलेना चंद्रगुप्त मौर्य से करना स्वीकार कर लिया था। दूसरी शर्त में उन्होंने दहेज के रूप में 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को देना स्वीकार कर लिया। ये 4 प्रांत थे हेरात, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरोपनिसडाई, यानी एरिया, कांधार, बलूचिस्तान और काबुल। ये चारों प्रांत दहेज में देना स्वीकार कर लेता है। तीसरी शर्त में अपना एक राजदूत जिसका नाम था मेगस्थनीज, इस राजदूत को भी चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजने के लिए संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार से सेल्यूकस युद्ध में आने के बाद 4 शर्तें स्वीकार करता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। इसके बदले में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, स्ट्रेबो के अनुसार, यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने खुश होकर के सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट में दिए थे। ये 4 शर्त थी 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुए युद्ध में। कि पहली शर्त कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना स्वीकार कर लिया। दूसरी शर्त, सेल्यूकस ने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में देना स्वीकार कर लिया, जो थे एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरोपनिसडाई। तीसरी शर्त, अपना एक राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजना स्वीकार कर लिया। तब एक शर्त चंद्रगुप्त मौर्य ने भी की उसके साथ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चौथी शर्त के रूप में सेल्यूकस को खुश होकर के 500 हाथी भेंट किए थे। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ये 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित कर देता है। अब दूसरा
305 से ईसा पूर्व युद्ध के पश्चात सेल्यूकस को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत पर भी अधिकार करता है। पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र के ऊपर, सौराष्ट्र या इसको सौराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। इसकी पुष्टि होती है शक महाक्षत्र पर रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, जो 150 ईसा पूर्व का है। जूनागढ़ अभिलेख से ये पुष्टि होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत तक अपना अधिकार कर लिया था और सौराष्ट्र प्रांत पर अपना एक उपराजा या राज्यपाल नियुक्त किया था। उसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। पुष्यगुप्त वैश्य, इसी राज्यपाल ने पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र प्रांत में एक झील का निर्माण करवाया था। उस झील का नाम है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील। तो इससे ये विदित होता है जूनागढ़ से कि चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार पश्चिम में सौराष्ट्र प्रांत तक था। अब नेक्स्ट विजय आती है उसकी दक्षिण विजय। दक्षिण में रिद्धपुर, ब्रह्मगिरी आदि स्थानों से ये विदित होता है कि वहाँ पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा है। वहाँ से मिले अभिलेखों से ये जानकारी मिलती है कि दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक उनका शासन रहा है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य एक महान वीर, सेनानायक, योद्धा, विजेता ही नहीं, एक सफल शासक भी था, जिसने अपने बल पर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय देखते हैं कि ये माना गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा था मगध के अंदर। चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे निपटने के लिए भरसक प्रयास किए थे, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता है। तब जैन मुनि भद्रबाहु के विचारों से प्रभावित होकर के, यानी उसको भद्रबाहु को अपना गुरु बना लेता है, उनका शिष्य बन जाता है। तो भद्रबाहु के प्रभाव में आकर के वह जैन धर्म ग्रहण कर लेता है। तो ये भी ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। अपने गुरु भद्रबाहु के प्रयासों से वह जैन धर्म ग्रहण कर दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला, भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला मैसूर महाराष्ट्र में चला जाता है, कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में चला जाता है, जहां श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से, और इस पहाड़ी का नाम भी चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर ही पड़ा है। तो चंद्रगिरी पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ था, वहाँ पर जैन परंपरा के अनुसार 298 ईसा पूर्व में
उसका देहांत हो जाता है। जैन परंपरा के अनुसार सलेखना विधि से, सलेखना विधि से उसका देहांत होता है। जैन परंपरा में सलेखना विधि का अर्थ होता है उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग देना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन परंपरा के अनुसार सलेखना विधि के अनुसार अपने प्राण त्याग दिए थे। धन्यवाद।